शहर का नाम था सोनेपुर। नाम जैसा ही शहर भी था। दौलत, शानो शौकत और बड़े बड़े सेठों का बसेरा। इसी शहर का सबसे अमीर आदमी माना जाता था सेठ गोवर्धन लाल। कपड़ों का कारोबार, अनाज की मंडी और सोने चांदी का लेना देना, सब पर उसका राज था। लोग कहते थे गोवर्धन लाल के घर का नाला भी सोना उगलकर बहता है। मगर सेठ की जिंदगी में जो सबसे ज्यादा चर्चा का सबब बनी, वो उसकी दौलत नहीं बल्कि उसकी बीवी थी। उसकी बीवी का नाम था चतुर्रेखा। नाम जैसा ही दिमाग भी, तीर से तेज, सांप से ज्यादा शातिर और शेर से ज्यादा निडर। शहर में मशहूर था, सेठ का हाथ बाजार पर है, मगर सेठ पर हाथ उसकी बीवी का है। सेठ का बंगला शहर के सबसे ऊंचे इलाके में था। बड़े बड़े दरवाजे, चांदी जैसी चमकती रेलिंग्स और अंदर कदम रखते ही इत्र की खुशबू। मगर इस महलनुमा बंगले में जब रेखा जी चलती थी तो नौकर भी सांस रोककर चलते थे। अरे रघुआ, पानी इतना गर्म क्यों है? सेठ जी नहाते वक्त उबल जाएंगे क्या? मुंशी जी, हिसाब सीधा रखना, वरना तुम्हारा हिसाब मैं सीधा कर दूंगी। सेठ गोवर्धन लाल खुद बाजार में शेर था, लेकिन घर में आते ही बिल्ली बन जाता। एक दिन सेठ ने हिम्मत करके कहा, रेखा, आज शाम को मेरे दोस्त आ रहे हैं, थोड़ा शांत रहना। रेखा ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं हमेशा शांत ही रहती हूं, बस जो ज्यादा बोलता है उसकी जिंदगी में तूफान आ जाता है। सेठ चुप हो गया। बाजार में लोग फुसफुसाते रहते, क्या भाई, सेठ का राज कितने दिन और चलेगा? जब तक रेखा जी का दिमाग चल रहा है, सेठ का भी राज चलेगा। क्योंकि हकीकत ये थी कि सेठ की आधी कमाई रेखा की दिमाग की देन थी। वो सिर्फ घर संभालने वाली औरत नहीं, वो प्लान बनाने वाली, सौदा तोड़ने वाली और दुश्मन को जमीन चटाने वाली औरत थी। इसी शहर में एक नया व्यापारी आया, बनवारी लाल। दिखता सीधा साधा, मगर दिमाग में जहर भरा। वो सेठ से मिलने आया और बोला, सेठ जी, मैं आपके साथ मिलकर शहर का सबसे बड़ा सौदा करना चाहता हूं। सेठ खुशी से फूल गया, मगर रेखा पर्दे के पीछे सब सुन रही थी। रेखा ने धीरे से कहा, ये सौदा नहीं, साजिश है। रात को जब सेठ सो रहा था, रेखा ने अपना खेल शुरू किया। उसने बनवारी लाल के मुलाजिम को बुलाया, उसे मीठा खाना खिलाया और बातों बातों में सच निकलवा लिया। बनवारी लाल सेठ को बर्बाद करके उसका कारोबार हड़पना चाहता है। रेखा हंस पड़ी, अच्छा, तो शिकार खुद ही जाल में चल के आ रहा है। सुबह सेठ ने प्यार से पूछा, रेखा, आज मैं बनवारी के साथ सौदा फाइनल कर रहा हूं। रेखा ने शांत आवाज में कहा, बिल्कुल करो, लेकिन सौदा कागज पर नहीं, दिमाग पर लिखना। सेठ कुछ समझा नहीं, पर रेखा सब समझ चुकी थी। बनवारी लाल ने अपना जाल बुनना शुरू कर दिया था। सेठ खुशी में अंधा हो रहा था और रेखा अपना शिकारी जाल तैयार कर चुकी थी। शहर के लोग नहीं जानते थे कि सेठ की दौलत का इम्तिहान होने वाला है, मगर बनवारी लाल का अंजाम लिखने वाली सिर्फ एक औरत है, सेठ की चतुर बीवी। सुबह का वक्त था। सेठ गोवर्धन लाल अपनी गाड़ी में बैठकर बनवारी लाल के दफ्तर की तरफ निकल चुका था। उसके चेहरे पर खुशी और उम्मीद के रंग थे। उसे लग रहा था जैसे आज का दिन उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा दिन होने वाला हो। मगर उस बंगले के ऊपर वाले कमरे में पर्दे के पीछे खड़ी रेखा की आंखों में तूफान की चमक थी। जाइए सेठ जी, आज आपका इम्तिहान है, उसने धीरे से कहा। बनवारी लाल का दफ्तर शानदार था, शीशे की दीवारें, महंगी कुर्सियां और देखने में सब कुछ ईमानदारी का नमूना। बनवारी ने हाथ जोड़कर कहा, सेठ जी, आज का सौदा दोनों को शहर का सबसे बड़ा मालदार बना देगा। सेठ ने खुश होकर कहा, बस बनवारी जी, दौलत दोनों की हो पर ईमानदारी साथ हो। बनवारी ने मन ही मन हंसकर कहा, बिल्कुल बिल्कुल। कागजात लाए गए, सौदा लिखा गया। सेठ बिना पढ़े साइन करने लगा। बस एक जगह बनवारी ने तेज आवाज में कहा, यहाँ थोड़ा चेंज हुआ है, कंपनी मेरे नाम से चलेगी, मुनाफा भी पहले मेरे पास आएगा। सेठ ने थोड़ा सोचा मगर फिर हंसा, हाँ, अरे इसमें क्या बात है, हम पार्टनर हैं। और वही एक साइन, सेठ की बर्बादी का पहला दस्तखत बन गया। उधर घर पर रेखा का भेजा हुआ आदमी सब कुछ देख चुका था। वो दौड़ता हुआ बंगले पहुंचा। मलकिन, सेठ जी ने कागज पर बिना पढ़े साइन कर दिया। रेखा ने आंखें बंद कर ली।
जैसे मुझे अंदेशा था बिल्कुल वैसे ही हुआ। उसने तुरंत एक और चाल चली। रेखा ने सादी सी साड़ी पहनी, सर पर घूंघट डाला और एक गरीब औरत का रूप बनाकर सीधा बनवारी लाल के दफ्तर पहुंच गई। वहां रोते हुए बोली, बाबूजी, मेरे पति ने आपसे कर्जा लिया था, आज वो मर गया, आप सारा पैसा मांग रहे हो। बनवारी ने झट से कहा, मैं किसी के बाप का पैसा नहीं छोड़ता। रेखा ने तुरंत कागज दिखा दिया। ये देखिए, आपके दस्तखत। बनवारी घबरा गया। वही उसकी पहली गलती थी, उसने अपनी बेईमानी खुद जाहिर कर दी। रेखा ने शहर के 2 सबसे बड़े वकीलों को पहले ही खरीद लिया था। अब उसके पास बनवारी के लिखित बात भी आ चुकी थी कि मैं किसी का पैसा नहीं छोड़ता। अब रेखा ने जमीन के कुछ कागज, गाड़ियों के कागज और बैंक के नकली हिसाब तैयार करवा लिए। वो धीरे धीरे बनवारी को गलत फैसलों की तरफ ढकेलने लगी। 2 दिन बाद खबर फैल गई। सेठ की आधी फैक्ट्री बनवारी ने अपने नाम करवा ली। सेठ के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो दौड़ता हुआ घर पहुंचा। रेखा, सब खत्म हो गया, मैं लुट गया। रेखा ने शांति से चाय का कप रखा। अभी आप लुटे नहीं हो सेठ जी, अभी तो शिकार शुरू हुआ है। सेठ हैरान रह गया। तुम्हें सब पता था, फिर भी तुमने मुझे रोका क्यों नहीं? रेखा ने घूर कर देखा। अगर मैं पहले ही रोकती तो बनवारी संभल जाता। दुश्मन को तब पकड़ना चाहिए जब वो अपना गला खुद ही आगे बढ़ा दे। बनवारी लाल शहर में ऐलान कर रहा था, आज से आधा शहर मेरा है। उसने महका खुलवाया, नशा चढ़ाया और सेठ का मजाक उड़ाने लगा। गोवर्धन लाल अब मेरे पैरों के नीचे है। उसे जरा भी खबर नहीं थी कि उसके ही पीछे मौत के नक्शे कदम उसी के कागजों पर चल चुके हैं। रात को रेखा ने सेठ से कहा, कल सुबह शहर के कोर्ट में तमाशा लगेगा, या तो तुम्हारा सब कुछ वापस आएगा या फिर हम सड़क पर होंगे। सेठ ने पहली बार अपनी बीवी का हाथ पकड़कर कहा, रेखा, आज मेरी सारी उम्मीद तुम हो। रेखा हल्की मुस्कुराई। जब बीवी चतुर हो तो सेठ कभी हारता नहीं। सुबह का सूरज सोनेपुर पर कुछ अलग ही रोशनी बरस रहा था, जैसे आज वो सिर्फ उजाला नहीं, इंसाफ का ऐलान लेकर उतरा हो। शहर के सबसे बड़े कोर्ट के बाहर लोगों का मेला लगा था। अमीर, गरीब, सेठ, व्यापारी, नौकर सब आज एक ही बात देखने आए थे। सेठ गोवर्धन लाल वर्सेस बनवारी लाल। सेठ का चेहरा पीला पड़ चुका था, आंखों के नीचे नींद की लकीरें और माथे पर पसीने की बूंदें। वो बार बार रेखा की तरफ देख रहा था। रेखा शांत खड़ी थी, न चेहरे पर डर, न आंखों में घबराहट, बस एक गहरी सी तसल्ली, जैसे शिकार अब उसके पंजे में आ चुका हो। जज साहब ने गैवल बजाया। अदालत की कार्यवाही शुरू होती है। बनवारी लाल अपने महंगे सूट और घमंड भरी मुस्कान के साथ खड़ा था। जज साहब, उसने जोर से कहा, सेठ गोवर्धन लाल ने खुशी खुशी अपनी आधी फैक्ट्री मुझे साइन करके दी है। ये रहे कागज और ये रहे गवाह। सेठ का सर झुक गया। जज ने सेठ से पूछा, क्या ये आपके दस्तखत हैं? सेठ ने भारी आवाज में कहा, जी हैं। कोर्ट में सरगोशियां फैल गईं। लोग बोलने लगे, अब तो सेठ गया, बनवारी जीत गया। बनवारी की मुस्कान और गहरी हो गई। तब अचानक रेखा खड़ी हुई। जज साहब, अगर इजाज़त हो तो मैं कुछ सबूत पेश करना चाहती हूँ। जज ने रेखा को गौर से देखा। आप कौन? रेखा ने सीधे शब्दों में कहा, मैं सेठ गोवर्धन लाल की पत्नी रेखा गोवर्धन लाल। कोर्ट में हल्की सी हलचल मच गई। जज ने इजाज़त दी। बोलिए। रेखा ने एक कागज़ उठाया। ये एक लिखित बयान है जो बनवारी लाल के मुलाजिम ने दिया है। फिर उसने उन शब्दों को जोर से पढ़ा। बनवारी लाल का इरादा शुरू से ही सेठ को धोखा देने का था। वो सौदा सिर्फ उसकी फैक्ट्री और जमीन हड़पने के लिए रचा गया था। बनवारी का चेहरा पहली बार पीला पड़ा। जज ने सख्ती से पूछा, बनवारी लाल, क्या ये बयान झूठा है? बनवारी हकला गया। ये मेरे दुश्मन के चाल है। रेखा ने तुरंत कहा, बस एक सबूत से मुझे कौन सा सुकून मिलता जज साहब, अभी और भी बातें हैं। रेखा ने अपना घूंघट हल्का सा उठाकर कहा, जज साहब, एक गरीब औरत कुछ दिन पहले बनवारी लाल के दफ्तर गई थी। वो अपने मरे हुए पति का कर्ज चुकता कर मोहलत मांगने गई थी। बनवारी हैरान रह गया। रेखा ने आगे कहा,
उस वक्त बनवारी लाल ने कहा, मैं किसी का पैसा नहीं छोड़ता। रेखा ने तुरंत एक कागज और उठाया। ये रहे उस दिन के दस्तावेज और गवाह। कोर्ट में सन्नाटा छा गया। जज ने तेज आवाज में कहा, बनवारी लाल, एक तरफ आप अपने आप को शरीफ व्यापारी कहते हो और दूसरी तरफ ये सबूत। बनवारी के होंठ कांप गए। अब रेखा ने असली पत्ता फेंका। जज साहब, बनवारी लाल ने जो बैंक में हिसाब जमा किया वो नकली है। कोर्ट में हल्ला मच गया। नकली? रेखा ने बैंक मैनेजर को बुलवाया। मैनेजर ने कहा, जिस दिन ये पैसा जमा हुआ उस दिन बैंक के सिस्टम में कोई ऐसी एंट्री ही मौजूद नहीं। अब बनवारी की गर्दन से पसीना टपक रहा था। जज ने आंखें तिखनी करते हुए कहा, बनवारी लाल, तुमने कागज दिखाए, नकली पैसा दिखाया और सौदा भी झूठ पर खड़ा किया। अब क्या कहना चाहोगे? बनवारी चीखने लगा, मैं बस थोड़ा आगे निकलना चाहता था। कोर्ट एकदम खामोश हो गई। सेठ की आंखों से आंसू बहने लगे। जज ने अपना फैसला सुनाया। अदालत ये साबित करती है कि बनवारी लाल ने सौदा धोखा से करवाया है, इसलिए सारे कागज रद्द किए जाते हैं। सेठ गोवर्धन लाल की फैक्ट्री और जमीन उन्हें वापस दी जाती है और बनवारी लाल को गिरफ्तार किया जाता है। सिपाही आगे बढ़े और बनवारी के हाथों में हथकड़ी डाल दी। बनवारी चीख उठा, रेखा, ये सब तुमने किया। रेखा ने सीधी नज़र से देखते हुए कहा, मैंने सिर्फ सच्चाई को वक्त पर बोलने दिया। जब बनवारी को ले जाया गया तो शहर के वही लोग जो कल तक उसके आगे झुक रहे थे, आज उस पर थूक रहे थे। सेठ अदालत के बाहर आकर रेखा के पांव पकड़ने लगा। तुमने मुझे डूबने से बचा लिया। रेखा ने उसका हाथ थाम लिया। मैं तुम्हारी बीवी हूं, बोझ नहीं। रात को बंगले की छत पर दोनों खामोशी से बैठकर चांद को देख रहे थे। सेठ ने कहा, रेखा, आज अगर तुम नहीं होती तो मैं मिट्टी में मिल गया होता। रेखा ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, हर सेठ को अपनी रेखा चाहिए होती है, वरना दुनिया बनवारियों से भरी पड़ी है। बनवारी लाल को जब हथकड़ी पहनाकर जेल ले जाया गया तो उसके चेहरे पर ना घमंड था, ना मुस्कान, सिर्फ एक टूटा हुआ आदमी जो अपने ही जाल में फंस चुका था। जेल के अंधेरों में बैठकर वो बार बार एक ही नाम लेता, रेखा, रेखा। उसे अब समझ में आ चुका था कि जिस औरत को वो कमज़ोर समझ रहा था वही उसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा तूफान निकली। जेल के पहले ही दिन बनवारी को एहसास हो गया कि बाजार का शेर जब जेल के पिंजरे में आता है तो वो सिर्फ एक मजबूर जानवर बन जाता है। ना कोई चपरासी उसे सलाम करता, ना कोई कैदी उसे इज्जत देता। एक रात जब वो अंधेरे में बैठा रो रहा था, उसके दिमाग में अपनी सारी गलतियां घूमने लगीं। सेठ का भरोसा तोड़ना, गरीबों को लूटना और रेखा को हल्के में लेना। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। काश मैंने ईमानदारी का रास्ता चुना होता, लेकिन अब वक्त हाथ से फिसलकर जेल की सलाखों के पार जा चुका था। उधर सेठ गोवर्धन लाल के बंगले में फिर से रोशनी आ चुकी थी। जो घर कुछ दिन पहले उदासी में डूबा हुआ था, आज वहां फूलों की सजावट थी, धूप में चमकती हंसी थी और नौकरों के चेहरों पर सुकून। सेठ ने अपने सारे कारोबार का हिसाब फिर से संभाल लिया था। जो फैक्ट्री उसके हाथ से निकल चुकी थी वो दोबारा उसके नाम पर चल रही थी। मगर सबसे बड़ा बदलाव सेठ के दिल में आया था। अब वो पहले जैसा घमंडी और लापरवाह सेठ नहीं रहा। एक शाम सेठ अपने कमरे में रेखा के पास आया। उसके हाथ में पुराने हिसाबों की फाइल थी। वो धीरे से बोला, रेखा, मैं जिंदगी भर ये भूल नहीं सकता कि मेरी बेवकूफ़ी ने तुम्हें कितना बोझ उठाने पर मजबूर कर दिया। रेखा ने फाइल बंद करते हुए कहा, गलती करना गुनाह नहीं होता सेठ जी, गलती को ना मानना गुनाह होता है। सेठ की आंखें भर आईं। आज पहली बार वो अपने बीवी के सामने सिर्फ सेठ नहीं, एक शुक्रगुजार इंसान बनकर खड़ा था। उसने धीरे से कहा, अब से बिना तुमसे पूछे मैं कोई बड़ा फैसला नहीं लूंगा। रेखा ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम फैसला करो, मैं सिर्फ ये देख लूंगी कि तुम गलत ना करो। शहर के लोग अब रेखा को सिर्फ सेठ की बीवी नहीं कहते थे, अब वो कहते, वो औरत जिसने अपने दिमाग से एक शहर का घमंड तोड़ दिया। रेखा ने कैसी ही दौलत मिल जाने के बाद भी अपना स्वभाव नहीं बदला। वो रोज सुबह मंदिर जाती, गरीबों को अनाज बांटती और उन औरतों को समझाती जो अपने आप को कमज़ोर समझती थीं। वो उनसे कहती, चतुराई सिर्फ बोलने में नहीं होती, सोचने में होती है। कुछ महीने बाद जेल से खबर आई कि बनवारी लाल बीमार पड़ गया है।
सेठ ने रेखा से पूछा, क्या हमें उसकी मदद करनी चाहिए? रेखा ने कुछ पल सोचा, फिर कहा, हमें उसकी मदद इंसानियत के नाते करनी चाहिए, दुश्मनी के नाते नहीं। सेठ हैरान रह गया। उसने तुरंत बनवारी के इलाज के लिए पैसा भेज दिया। जब बनवारी को ये बात पता चली तो वो फूट फूट कर रो दिया। जिस आदमी को मैंने लूटना चाहा, आज वही मेरी जान बचा रहा है। सोनपुर में अब एक नया दौर शुरू हो चुका था। व्यापार ईमानदारी से होने लगा। लोग कागज को ध्यान से पढ़ने लगे और औरतों को भी समझदार समझा जाने लगा। सेठ और रेखा शहर के लिए सिर्फ अमीर जोड़ी नहीं, बल्कि मिसाल बन चुके थे। एक रात फिर से सेठ और रेखा छत पर बैठकर चांद को देख रहे थे, बिल्कुल वैसे ही जैसे कोर्ट के बाद बैठे थे। सेठ ने कहा, रेखा, तुम सिर्फ मेरी बीवी नहीं, मेरी ताकत हो। रेखा ने हल्की हंसी के साथ कहा, और तुम मेरी जिम्मेदारी। दोनों मुस्कुराए। चांद चुपचाप घूरता रहा। इस कहानी का सबक यह है कि घमंड इंसान को अंधा कर देता है, चतुराई बिना ईमानदारी के जहर बन जाती है, और एक समझदार औरत पूरा घर, पूरा शहर संभाल सकती है। सेठ की दौलत उसका पैसा नहीं था, सेठ की दौलत उसकी चतुर बीवी थी। कहानी अच्छी लगी तो सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर और लाइक ज़रूर करें। शुक्रिया।